तो दोस्तों, विवाह की आयु में वृद्धि करना, ठीक है, जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के उपाय हम पढ़ रहे थे। तो नंबर 1, विवाह की आयु में वृद्धि करना। विवाह की निर्धारित आयु लड़कों के लिए 21 वर्ष एवं लड़कियों के लिए 18 वर्ष में वृद्धि करना आवश्यक है। इसका मतलब ये है, अगर विवाह की आयु में वृद्धि हो जाएगी, अगर मान लो लड़कों का विवाह लेट होता है, लड़कियों का विवाह लेट होता है, उससे जनसंख्या को नियंत्रित करने में हमें सहायता मिलेगी। लड़कियों की विवाह की आयु बढ़ेगी तो वह न केवल शिक्षित होगी बल्कि सामाजिक व सांस्कृतिक कार्यों में भी भाग लेने में भी अधिक रुचि जागृत होगी। अगर लड़कियों का विवाह लेट किया जाएगा, इससे लड़कियां क्या शिक्षित होगी। अगर वो शिक्षित होगी तो वो परिवार को अपने परिवार को छोटा रखेगी। तो लड़कियों की आयु अगर बढ़ेगी तो वो शिक्षित होगी, उसके साथ ही हमारे देश का जो सामाजिक ताना बाना है, हमारे देश का सांस्कृतिक ताना बाना है, उसको बढ़ाने में भी लड़कियां क्या करेगी, रुचि लेगी और हमारे देश का उससे क्या होगा, विकास होगा, जिसके कारण संतानोत्पत्ति पर नियंत्रण किया जा सकता है। उसके कारण जो बच्चों की जन्म दर है वो क्या होगी, कम होगी और उससे हमारी जनसंख्या में क्या होगा दोस्तों, नियंत्रित होगी। नंबर 2 बात करते हैं पॉइंट में हम, आर्थिक समृद्धि। मानव की भौतिक रुचि उत्पादन में वृद्धि के प्रयास करने में बढ़ती है। मानव की जो रुचि है वो भौतिक वृद्धि में प्रयास करने से बढ़ती है, जिसके कारण उनका जीवन स्तर ऊंचा होने पर भविष्य में अनेक योजनाओं का निर्माण करता है। इससे भी जनसंख्या नियंत्रण को बल मिलता है। इसके कहने का मतलब यह है, जैसे मान लो एक परिवार में एक व्यक्ति कमाने वाला है और खाने वाले 10 लोग हैं, ठीक है, और वही एक परिवार है जिसमें कमाने वाला है लेकिन खाने वाले मात्र 2 लोग हैं। तो जो 2 लोगों का परिवार होगा, एक व्यक्ति कमा रहा होगा, तो वो परिवार ज़्यादा सुखी और संपन्न होगा उन 10 लोगों की बजाय। तो लोगों को ये समझाना पड़ेगा कि अगर आपका छोटा परिवार होगा तो छोटा परिवार क्या होगा, उसकी आर्थिक समृद्धि अधिक होगी। वो भौतिक सुख सुविधाओं में रुचि लेकर के, है ना, जो भौतिक सुख सुविधाएं जैसे मान लीजिए कूलर है, एसी है, फ्रिज है, टीवी है और मान लो गाड़ी है, और हर चीज़ वो मेंटेन अपनी कर सकता है अगर उसका परिवार कैसा होगा दोस्तों, छोटा होगा। तो आर्थिक समृद्धि भी हमारे लिए, आर्थिक समृद्धि जब बढ़ेगी तो उससे हमारी जनसंख्या क्या होगी दोस्तों, कंट्रोल होगी, उसको मतलब प्रेरित करेगी कि हमें परिवार को छोटा रखना है, जिससे हमारा परिवार क्या होगा, सुखी होगा और हम सारी भौतिक सुख सुविधाओं का उपयोग कर सकेंगे। नंबर 3, परिवार कल्याण कार्यक्रमों का विस्तार। परिवार कल्याण कार्यक्रमों विस्तार का राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा इस क्षेत्र में जन जागरण अभियान चलाकर इस संबंध में आमजन को अधिकाधिक जोड़ने का कार्य किया जाना चाहिए। मतलब इसके कहने का मतलब है कि परिवार कल्याण कार्यक्रम जो भारत और भारत के जो मतलब अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, जैसे हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ की जो संस्थाएं हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन की जो संस्थाएं हमारे देश में जो सरकारी मशीनरी है, वो इस बात पर जोर देगी, वो परिवार कल्याण कार्यक्रमों को बढ़ाएगी। तो परिवार कल्याण कार्यक्रम जब बढ़ेंगे उससे हमारी जनसंख्या वृद्धि में क्या होगी दोस्तों, रोक लगेगी। अगला पॉइंट हमारा शिक्षा। शिक्षा द्वारा सामाजिक सांस्कृतिक समस्याओं का हल निकाला जा सकता है। अतः परिवार कल्याण कार्यक्रमों की उचित क्रियान्विति के लिए अधिकाधिक जनसंख्या को शिक्षित करना अति आवश्यक है। सबसे ज़्यादा जरूरी दोस्तों है शिक्षा। अगर कोई लड़के और लड़की दोनों अगर अच्छी शिक्षा प्राप्त होंगे तो वो अपने परिवार को क्या रखेंगे, छोटा रखेंगे। उनको जो भारत सरकार और विदेश संस्थाएं जो परिवार कल्याण कार्यक्रम चला रही है, उन कार्यक्रमों में अधिक रुचि से भाग लेंगे। वो जो बात कहेंगे उन बातों को वो समझेंगे। वो कब समझेंगे, जब वो पढ़े लिखे होंगे। तो शिक्षा का प्रसार देश में बहुत आवश्यक है। और जब शिक्षा मतलब शिक्षित हमारे देश में जब जनसंख्या होगी तो वो जनसंख्या को क्या करेगी, शिक्षित लोग जनसंख्या को कम और नियंत्रित करेंगे। तो जनसंख्या का उचित और जनसंख्या हमारी जो पढ़ी लिखी होगी तो उससे क्या होगी, हमारी जनसंख्या नियंत्रित होगी। इसके माध्यम से लोग न केवल परिवार को छोटा रखने व जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए प्रयास करेंगे। जब परिवार कल्याण कार्यक्रमों में उनको लेकर के जाया जाएगा और वो शिक्षित परिवार होंगे, जब उनको समझाया जाएगा तो वो लोग क्या करेंगे, अपने जीवन स्तर को उठाने के लिए, मतलब अपने लिविंग स्टैंडर्ड को हाई रखने के लिए, है ना, वो प्रयास करेंगे, है ना। प्रयास क्यों करेंगे, उनको बताया जाएगा कि अगर आपका परिवार छोटा होगा तो आपको ये सुविधाएं मिलेगी। तो जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए प्रयास करेंगे, अपितु वे जीवन के प्रति बुद्धि संगत दृष्टिकोण भी विकसित करेंगे और जिंदगी को किस प्रकार जीना है उसके उन जीने के तरीकों में भी वो क्या करेंगे दोस्तों, बदलाव करेंगे और एक दिमाग लगाकर ये बुद्धि संगत अपना जीवन यापन करेंगे। ठीक है, तो ये थी हमारा जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण के उपाय कि किन किन उपायों से हम जनसंख्या को नियंत्रित कर सकते हैं। 4 उपायों को बारे में हमने पढ़ा है। ठीक है, अगला हमारा टॉपिक आपकी किताब में, ये तो लास्ट टॉपिक आपकी किताब का, ये सेकंड लास्ट टॉपिक है, जनसंख्या वृद्धि के सामाजिक आर्थिक प्रभाव। कि भी जनसंख्या जब बढ़ती है तो उसके सामाजिक और आर्थिक प्रभाव क्या क्या होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। अनियंत्रित रूप से बढ़ रही आबादी हमारी विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ी चुनौती है।
है। हमारा देश अभी विकासशील है, मतलब हमारा देश अभी प्रगति के रास्ते पर है। हमें विकसित राष्ट्रों में हमको अपने आप को शामिल करना है, लेकिन हमारा देश अथक प्रयास के बावजूद विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में खुद को शामिल नहीं करवा पा रहा। उसका सबसे बड़ा कारण है हमारी जनसंख्या बढ़ना, और जनसंख्या जब बढ़ेगी तो हमारे संसाधनों पर दबाव बढ़ेगा। संसाधनों पर दबाव बढ़ेगा, संसाधन दबाव का मतलब ये दोस्तों, मान लीजिए हमारे देश के पास पेट्रोल है, और अगर मान लो जनसंख्या हमारी मान लो 50-60 करोड़ होती, तो हमारे देश में इतना पेट्रोल निकलता है कि हमें बाहर से मंगाना नहीं पड़ता अगर हमारी जनसंख्या कम होती। और चूंकि जनसंख्या ज़्यादा है तो पेट्रोल की खपत ज़्यादा है, हमें विदेशों से उसे आयात करना पड़ता है। ठीक है, हमारे देश में कोयला अनेक प्रकार के जो भंडार है, तो मैंने उदाहरण दिया है, उन सभी पर जनसंख्या अपना हक बनाएगी। तो हक बनाएगी तो उनके हक में कुछ चीज़ें आएगी, और कुछ चीज़ें आएंगी तो हमारा देश कभी भी विकसित नहीं रह पाएगा, विकसित नहीं हो पाएगा। हमारे देश में भुखमरी, गरीबी हमेशा के लिए अपने पांव जमाए रखेगी। अनियंत्रित रूप से बढ़ रही आबादी हमारी विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। यह देश की विकास गतिविधियों को लगातार सीमित, हमारी जो विकास की जो गतिविधि है, जो लगातार हमारा देश जो विकास कर रहा है, उन विकास की गतिविधियों को लगातार वो क्या कर रहा है, सीमित कर रहा है। ठीक है, नाकाफी बोने अपर्याप्त साबित करने की तुलना हुई है। ये जो सारे जितने भी हमने प्रयास किए हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए, वो सारे के सारे नाकाफ़ी है। मतलब इतनी ज़्यादा जनसंख्या हमारे देश की कि पहले तो जनसंख्या को गुर्बत से निकालना होगा, गरीबी से निकालना होगा, उसके बाद में हम विकसित राष्ट्रों की विकासशील की बात करेंगे। अभी तो हमारे देश में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें अविकसित राष्ट्रों की श्रेणी में ले जाती है, विकासशील में भी नहीं ले जाती है। तो कुछ हमारे देश में अभी भी ऐसी चीज़ें दिखाई देती है कि हमारा राष्ट्र विकासशील नहीं है, अविकसित है अभी भी। उसमें एक सबसे बड़ा कारण है जनसंख्या वृद्धि। तो जितने भी सरकार प्रयास कर रही है वो नाकाफी है, अपर्याप्त है। ठीक है, गांवों से शहरों की ओर पलायन हो रहा है। गांवों से लोग छोड़ करके कहां पे जा रहे हैं, शहरों की ओर जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें रोजगार चाहिए, उन्हें अच्छा जीवन चाहिए, उन्हें शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए। ये बात हम कर चुके हैं इस चैप्टर में। तो गांव की जो जनसंख्या वो कहाँ जा रही है, शहरों की ओर जा रही है। अब शहरों की ओर जा रही है तो आवास की समस्या आ रही है उनके पास, शहरों में घर नहीं है, जमीनें नहीं है, तो आवास की समस्या आ रही है। खाद्यान्न व जलापूर्ति की समस्या आ रही है, भोजन की समस्या आ रही है, जलापूर्ति पीने का जल की समस्या आ रही है। पारिस्थितिकी असंतुलन उत्पन्न हो रहा है। हमारे पारिस्थितिकी असंतुलन का मतलब हुआ कि जब शहर बढ़ते हैं तो शहर के आसपास जो जंगल होते हैं ना, उन जंगलों को काट करके हम मानव अपने घर बनाता है, या जो दूसरे शब्दों में से कंक्रीट के जंगल भी कह सकते हैं। तो मानव क्या करता है, शहर के आसपास के जो जंगल है उन सभी जंगलों को काटता है और वहाँ पे अपनी कॉलोनियाँ बसाता है, जिससे क्या होता है दोस्तों, वो जो जंगल है वो किसी जीव के लिए रहने लायक थे, लेकिन उनको साफ कर दिया तो वो जीव जंतु क्या धीरे धीरे खत्म हो रहे। तो हमारा जो पारिस्थितिक संतुलन है वो बिगड़ता जा रहा है। किस वजह से, जनसंख्या में वृद्धि की वजह से। तो पारिस्थितिक असंतुलन आदि बड़ी जनसंख्या के ही परिणाम है। तो हमारे देश के सामने जो दोस्तों सबसे बड़ी चुनौती है वो जनसंख्या वृद्धि है। और जब तक हम जनसंख्या वृद्धि को कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक क्या होगा, ये समस्या हमारे सामने मुंह बाए खड़ी रहेगी। अब बात करते हैं आगे। जनसंख्या वृद्धि से पर्यावरण की समस्या उत्पन्न हो गई है। जनसंख्या वृद्धि से कौन कौन सी समस्या उत्पन्न हुई, उन समस्याओं की बात करते हैं। जनसंख्या वृद्धि से पर्यावरण की समस्या उत्पन्न हो गई है। जिस प्रकार आप फोटो में देख सकते हो, नदियों का जल बाहर गिर रहा है, वो देखिए कितना धूमिल है, कितना उसमें पोल्यूटेड है, वो कितना उसके अंदर विषाक्त जल मिला हुआ है। वो जो फैक्ट्रियों से जो केमिकल निकलता है उनको नदियों में बहा दिया जाता है ना। मलमूत्र के जो सीवरेज के जो नाले हैं वो सीधे नदियों में खोल दिए जाते हैं। उससे नदियों का जल क्या होता है, खराब होता है। तो पर्यावरण की समस्या उत्पन्न हुई है। ये आप उस एक स्लाइड में देख सकते हैं कैसे यमुना का जो पानी है वो रुका हुआ है, उसमें कितने सारे प्लास्टिक पड़ी है, कितनी सारी थैलियां पड़ी है, जिससे यमुना का पानी यमुना नदी नहीं लग करके कोई गंदा नाला दिखाई दे रहा है हमें। ठीक है, तो जनसंख्या वृद्धि से क्या हुई है दोस्तों, पर्यावरण की समस्या उत्पन्न हुई है। हमें शुद्ध जल नहीं मिल पा रहा, हमें शुद्ध हवा नहीं मिल पा रही, हमें शुद्ध सब्जियां और फल नहीं मिल पा रहे। ठीक है, तो जनसंख्या वृद्धि से पर्यावरण की समस्या हमारे देश के सामने उत्पन्न हुई है। व्यक्ति ने भौतिकवादी सुविधाओं के चलते प्राकृतिक संपदाओं का निर्मम व अवैधानिक तरीके से विद्रोहन किया है। व्यक्ति ने क्या है, अपनी सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, है ना, उसने क्या किया, प्राकृतिक संपदाओं को मतलब उनको प्राकृतिक संपदाओं का भरपूर उपयोग किया है। जैसे मान लीजिए हमारे देश में चंदन के पेड़ है ना, तमिलनाडु, तो उन चंदन के पेड़ को काट दिया गया क्योंकि चंदन से हमें पैसे की प्राप्ति होती है। वर्तमान में चंदन के पेड़ कम हो गए हमारे देश में। क्यों हो गए, क्योंकि पैसे के लालच में मनुष्य ने चंदन के पेड़ों को काट दिया। तो प्राकृतिक संपदाओं को हमने निर्मम तरीके से उनका विद्रोहन किया है। ठीक है, जिससे हमारी प्रकृति
प्रकृति मतलब हमारी प्रकृति में असंतुलन उत्पन्न हो गया है। ठीक है, तो जनसंख्या वृद्धि से क्या हो रहा है, पर्यावरण पे फर्क पड़ रहा है। भौतिकतावादी सुविधाओं के चलते हुए प्राकृतिक संपदाओं को काटा जा रहा है। ठीक है, आगे आधुनिक खेती के नाम पर कीटनाशक व रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग अत्यधिक किया जा रहा है। हम बात कर रहे हैं कि मॉडर्न फार्मिंग करेंगे, है ना, आधुनिक कृषि करेंगे, तो आधुनिक कृषि करेंगे, लेकिन आधुनिक कृषि के नाम पर अनियंत्रित तरीके से कीटनाशकों का उपयोग हमारे देश में हो रहा है। यूरिया है, फर्टिलाइजर है, जिनका भी हम इस्तेमाल करते हैं। जिस मात्रा में इस्तेमाल करना चाहिए, मान लीजिए किसी पेड़ को 30 ग्राम की जरूरत है, लेकिन अवैज्ञानिक तरीके से हमने 30 ग्राम की जगह उस पेड़ में 100 ग्राम डाल दिया। तो 100 ग्राम डालने से क्या हुआ दोस्तों, तो जो 100 ग्राम हमने डाला, भी जरूरत थी 30 ग्राम की, हमने कितना डाल दिया, 100 ग्राम डाल दिया। अब तो वो 100 ग्राम डालने से वो उस पेड़ के अंदर क्या है, ज़्यादा फर्टिलाइजर हो गया, तो वो पेड़ के थ्रू हमारे शरीर में गया, जिससे कैंसर वगैरह अनेक प्रकार की बीमारियां हो रही हैं। तो आधुनिक खेती के नाम पर कीटनाशक व रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग अत्यधिक किया जा रहा है, जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, ये जनसंख्या वृद्धि की वजह से हो रहा है। आवासीय समस्याएं हल करने के लिए कृषि योग्य भूमि पर मकानों का निर्माण अव्यवस्थित रूप से किया जा रहा है। अब देखिए, जैसे समस्या, जो जनसंख्या बढ़ेगी तो आवास, रहने की समस्या हमारे देश के सामने आएगी। अब रहने वाली समस्याओं का समाधान किस प्रकार करेंगे कि जो कृषि के लिए जो भूमि थी ना, उस भूमि पे हमने क्या कर दिया, मकान बनाना शुरू कर दिया। तो आवासीय समस्या हल करने के लिए कृषि योग्य भूमि पर मकानों का निर्माण अव्यवस्थित रूप से, वो भी व्यवस्थित नहीं है, कहीं पर किसी ने बना लिया, कहीं पर किसी ने बना लिया, तो इस प्रकार अव्यवस्थित रूप से किया जा रहा है। यदि यही स्थिति रही तो कुछ समय पश्चात खाद्यान्न की समस्या अपना विकराल रूप धारण कर सकती है। जिस प्रकार जनसंख्या बढ़ रही है उस प्रकार बढ़ती रही तो आवास की समस्याएं बढ़ेगी, तो लोग आवास बनाएंगे, और आवास बनाएंगे तो खेतों की जमीन है वो कम होगी, और खेतों की जमीन या कृषि योग्य भूमि कम होगी, तो उससे खाद्यान्न की समस्या हमारे देश को 2-4 होना पड़ेगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं हमारे अनेक पशु पक्षियों एवं वन्य जीवों का अस्तित्व खतरे में हो गया है, जो कि हमारे पर्यावरण को संतुलित करने में बहुत अधिक सहायक होते थे। जिस प्रकार शहरों की आबादी बढ़ रही है, शहर आगे बढ़ते जा रहे हैं, उस प्रकार क्या हो रहा है, धीरे धीरे जो आवासीय जो बसावट मनुष्य की हो रही है, उससे क्या हो रहा है कि हम खेतों को कम करते जा रहे हैं। जो जीव जंतु हैं उनकी संख्या का, उनका शिकार किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है। और दूसरी चीज़, हाथियों के दांत की तस्करी की जा रही है, बाघों की खाल की तस्करी की जा रही है ना। एक सिंह का जो गेंडा जो आपके सामने दिखाई दे रहा है आपको फोटो में, एक सिंह के गेंडे का जो सिंह निकाल करके उसकी तस्करी की जा रही है। तो इन सब वजह से हमारे पर्यावरण, इन सब वजह से इन जीवों पर खतरा है, और खतरा होने से हमारा जो पारिस्थितिकी संतुलन है वो बिगड़ चुका है ना। पर्यावरण का जो पारिस्थितिक संतुलन वो बिल्कुल बिगड़ चुका है, जो आने वाले समय में हमारे लिए बहुत गंभीर चेतावनी है। आगे बात करते हैं, जनसंख्या वृद्धि से देश में उपलब्ध जल का 70% भाग प्रदूषित जल की श्रेणी में आ गया है। तो जनसंख्या इतनी बढ़ चुकी है कि हमारे जनसंख्या का जो 70% भाग, हमारे पानी का जो 70% भाग है वो बिल्कुल प्रदूषित हो चुका है, वो पीने की श्रेणी में नहीं है, जिसमें से 30% विषाक्त जल के स्तर पर पहुंच चुका है। और 70 में से 30% जल तो ऐसा है जिसे मनुष्य पीने में या अन्य किसी कार्यों में उसका उपयोग ही नहीं कर सकता, जो कि संक्रामक रोग फैलाने के लिए बहुत सहायक होता है। तो 70 में से जो 30% जल ऐसा, उसका तो उपयोग हम ना तो कपड़े धोने में ना ही पीने में उसका कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो जल क्या हो चुका है, विषाक्त हो चुका है। अगर उसका इस्तेमाल किया तो उससे संक्रामक रोग होने की बहुत संभावना बढ़ जाती है। इससे 15 लाख बच्चों को प्रतिवर्ष मृत्यु हो जाती है। अब बताइए, गंदा पानी पीने से, मेला कुचेला पानी पीने से बच्चों की हर साल मृत्यु हो रही है। तो ये क्यों हो रही है? क्योंकि लगातार हमारे जो प्राकृतिक संसाधन है उन पर जनसंख्या का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो शुद्ध जल मिलना बहुत कठिन हो गया है। किस वजह से? जनसंख्या वृद्धि की वजह से। जल का स्तर 2 गुना तथा कहीं कहीं 3 गुना तक नीचे चला गया है। इसके कहने का मतलब है, हम जब भूमि से ट्यूबवेल के माध्यम से या अन्य के माध्यम से, कुएं के माध्यम से हम जमीन से जब पानी निकालते हैं, पहले वो पानी मान लीजिए 100 फीट की गहराई पे था, अब वो पानी 2 गुना 3 गुना, मतलब पहले 100 पे था तो अब 200 से 300 फीट नीचे चला गया है। मतलब जो भूमि का जो जल स्तर है उस जल स्तर में क्या है दोस्तों, गिरावट आई है, पानी और ज़्यादा नीचे चला गया है। तो कहीं कहीं 2 से 3 गुना नीचे चला गया है। यदि जनसंख्या वृद्धि इसी गति से होती रही तो भविष्य में जन समस्या विकराल रूप धारण कर लेगी। ये जो समस्या है जल की, इतनी बड़ी समस्या बन जाएगी कि हम आने वाली पीढ़ियों को अब जल उपलब्ध नहीं करवा पाएंगे, पीने का पानी उनको उपलब्ध नहीं होगा।
लोगों द्वारा अनेक जगहों पर पर्यटन स्थल विकसित करने से लोग उन जगहों पर एकत्रित होते हैं और गंदगी व कूड़ा करकट फैलाकर प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हैं, जिससे अनेक औषधीय पौधे विलुप्त होने की कगार पर है। जैसा कि आप फोटो में देख सकते हो, ये आप समुद्र का बीच आपको दिखाई दे रहा है। उस बीच के ऊपर लोगों ने कितनी गंदगी, कितना प्लास्टिक का सामान है, कांच की बोतलें, कितनी सारी चीज़ें यहाँ पर लोगों ने घेर दी। लोग घूमने आते हैं तो वहाँ पर कूड़ा करकट फैला देते हैं। उससे क्या होता है, जो औषधीय पादप है वो क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने। ये क्यों है? क्योंकि हमारी जनसंख्या वृद्धि हो रही है। सरकार विकास हेतु जो योजनाएं बनाती हैं उनको लागू करने में मुश्किल आती है, क्योंकि धन अधिक व्यय होता है। अब जनसंख्या ज़्यादा होगी तो सरकार जो विकास योजनाएं बनाएगी उनमें सरकार को पैसा भी अधिक देना होगा। ठीक है, तो सरकार विकास हेतु योजनाएं बनाती है, उनको लागू करवाने में मुश्किल आती है। क्यों आती है मुश्किल? क्योंकि उनको सरकार को ज़्यादा पैसा लगाना होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। बेरोजगारी की समस्या देश के सामने खड़ी रहती है। देखिए, अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो बेरोजगारी की समस्या बढ़ेगी। लोगों को रोजगार देना होगा, लोगों को एम्प्लॉयड करना होगा। अनएम्प्लॉयमेंट हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है। तो जनसंख्या ज़्यादा होगी तो हम उतना ही रोजगार पैदा नहीं कर पाएंगे जितनी जनसंख्या तीव्र हो रही है, जितनी जनसंख्या बढ़ रही है। उससे क्या होता है, जब दोस्तों लोगों को रोजगार नहीं मिलते तो देश के अंदर क्राइम बढ़ते हैं। ठीक है ना, देश में क्राइम कब बढ़ते हैं, अपराध कब बढ़ते हैं? जब लोगों को रोजगार उपलब्ध नहीं होता। और अगर जनसंख्या इस हिसाब से बढ़ती रही तो लोगों को रोजगार नहीं मिलने वाला है। ठीक है, जानलेवा बीमारियां जैसे एड्स, पोलियो, खसरा, चेचक आदि के संक्रामक का खतरा बना रहता है। अब देखिए, जब जनसंख्या ज़्यादा होती है तो उसके अंदर क्या होता है कि जितनी भी बड़ी बीमारियां आती है वो जनसंख्या के ज़्यादा क्षेत्र को इफेक्ट करती है। उससे क्या होता है, देश में समस्या उत्पन्न होती है। जिस प्रकार वर्तमान में आप इस चीज़ को जोड़ सकते हो, जैसे ये कोविड की जो बीमारी अभी चल रही है, भारत के सामने क्या समस्या है? भारत में इतनी जनसंख्या है कि अगर थोड़े से लोगों में हो गया तो ये फैलाव बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आप देख सकते हो, अभी तक भारत में लाखों लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं और आने वाले टाइम में संख्या करोड़ों में पहुंच सकती है, ऐसा WHO कह रहा है। तो जब देश में जनसंख्या ज़्यादा होती है तो उससे क्या होता है, जब कोई बीमारी आती है तो वो उस देश के एक बड़े क्षेत्र को, मतलब बड़े क्षेत्र में वो फैलती है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपना शिकार बनाती है। तो ये जनसंख्या की समस्या हमारे सामने। अगर जनसंख्या बढ़ती है, समाज में जातिवाद, ठीक है, हमारे देश में ये समस्या है ना, जाति की समस्या है। ये वो उस जाति का, ये उस जाति का, ये उस जाति का। धर्मवाद है ना, धर्मवाद का मतलब है ये इस धर्म को मानने वाला, ये उस धर्म को मानने वाला। क्षेत्रवाद, ये बिहार का रहने वाला है, मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ, या मैं राजस्थान का हूँ, ये बंगाल का है ना, और ये तमिलनाडु से है। तो इस प्रकार का क्षेत्रवाद आदि को प्रोत्साहन मिलता है। जनसंख्या बढ़ती है तो इन चीज़ों को प्रोत्साहन मिलता है। किसको? जातिवाद को प्रोत्साहन मिलता है ना, क्षेत्रवाद को प्रोत्साहन मिलता है, धर्मवाद को प्रोत्साहन मिलता है, कुछ चीज़ों में भाषावाद को भी प्रोत्साहन मिलता है। मिलने से कानून व्यवस्था पर इससे क्या प्रभाव पड़ता है? तो जो पुलिस प्रशासन है उसको ज़्यादा सचेत होना पड़ता है, क्योंकि लोग क्या करते हैं, समाज में अव्यवस्था फैलाने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा बढ़ी हुई रहती है। आज के लिए दोस्तों इतना ही काफ़ी था। ठीक है, अगले चैप्टर में हम बात करेंगे आपके जनसंख्या के सेकंड चैप्टर की। ठीक है, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे भारत के लिंगानुपात के बारे में। घर पे रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू। अगर कोई भी बात समझ में नहीं आ रही हो आप मुझे कॉल कर लेना। अपना जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी आप मुझे कुछ भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।